Good morning. Good morning. Good morning. Very, very good morning. Very good morning. Good morning. Very good morning. राधे 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 जय श्री राधे जय जय श्री राधे. Good morning. Good morning. Very good morning. राधे 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 राधे. जय जय श्री राधे. आ जाओ शुरू करते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर तो लास्ट हमने शुरू कर ही दिया था. कॉम्प्लेक्स नंबर और कुछ बेसिक चीजें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ी ली कि रियल नंबर क्या होते हैं. रियल नंबर से फिर कॉम्प्लेक्स, रियल से फिर इमेजिनरी नंबरों का उदय हुआ. इमेजिनरी नंबर आए, इमेजिनरी नंबर के बाद में फिर आपका इमेजिनरी नंबर कैसे आए, कहाँ से आए, किस तरीके से उद्गम हुआ, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल रियल वर्सेस इमेजिनरी क्या होते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आए, ये सब कुछ हमने कल पढ़ा. ठीक है. और इस पे कुछ सवाल भी किए. पावर ऑफ आइटा को समझा और उससे जुड़े हुए माइनस की पावर, प्लस की पावर, कुछ इस टाइप के सवाल हम लोगों ने कल पूरे किए. अब हम कॉम्प्लेक्स नंबरों में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कहानी शुरू करते हैं. रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट भी होगा और एक इमेजिनरी पार्ट भी होगा. जब भी कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट भी होता है और एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है ना. क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स का मतलब वही वाला गाय प्लस भैंस वाला. तो उसमें एक गाय भी होगी, एक भैंस भी होगी. हो सकता है गाय जीरो हो सकता है भैंस जीरो हो सकता है दोनों ही जीरो ना हो, दो गाय हो, तीन भैंस हो, लेकिन कुछ तो होगा. नहीं होगा तो जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुल के बताना होगा आपको. जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताना होगा कि उसका रियल पार्ट कितना है और उसका इमेजिनरी पार्ट कितना है. क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से बनता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से. ठीक है ना. तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए. सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सिंबल बना लेते हैं. एक सिंबल बना लेते हैं जेड. जेड रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल. जेड, स्मॉल जेड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल रहेगा. कोई ऐसा बाध्य नहीं है कि जेड ही मानना है. नॉर्मली जेड ही रखा जाता है. जैसे आप एक्स मानते हैं ना, माना एक्स, तो ये आदत सी बन गई है. वाई भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो, आर भी मान सकते हो, टी भी मान सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम एक्स मानते हैं ना. आदत है, कोई बात नहीं, चलने तो क्या दिक्कत है, नामों में क्या रखा हुआ है. तो उसके बाद में आ जाते हैं जेड के ऊपर. तो ये जेड जो है, जेड ना, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रतीक चिन्ह होगा. जब भी आप जेड बोल रहे हैं तो उसका मतलब समझा जाएगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं. अब हर कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होगा, एक रियल पार्ट होगा प्लस एक काल्पनिक पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा. इमेजिनरी पार्ट को आप आराम से पहचान जाओगे क्योंकि वो आइटा के साथ आएगा. इमेजिनरी पार्ट को आप आराम से पहचान जाओगे क्योंकि वो आइटा के साथ आएगा. तो z बराबर x प्लस आइटा वाई, x प्लस आइटा वाई. जैसे आइटा वाई आ जाए तो समझ जाना कि भाई ये काल्पनिक पार्ट है. ठीक है. तो अब इसको हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे इसको कि ये जो z है, z का रियल पार्ट है, तो इसको बोलेंगे रियल. आर ई मतलब रियल. किसका रियल? z का. रियल पार्ट ऑफ z कितना है? x है. इसे बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. आइटा मत लेना, आइटा मत लेना. आइटा तो प्रतीक चिन्ह है, आइटा तो चिन्ह है ये बताने का कि कौन रियल है कौन इमेजिनरी है. जिसके साथ आइटा आया हुआ है
वो इमेजिनरी है, जिसके साथ आइटा नहीं आया वो रियल है। तो आइटा तो साइन बोर्ड है, कौन इमेजिनरी है कौन रियल है, तो आइटा को मत लेना। अगर मैं पूछूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो आइटा के साथ में जो है वो बताना है, वो 5 है, -5 है, 3 है, 8 है, 11 है, वो बताना है। तो रियल पार्ट कितना हुआ एक्स, इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ वाई, ना कि आइटा। आइटा तो ये बात का साइन बोर्ड है कि भाई जो आइटा लिखा हुआ है ये इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ आइटा नहीं लिखा हुआ वो रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट है आपका एक्स, इमेजिनरी पार्ट है आपका वाई। ये जेड का रियल पार्ट इमेजिनरी, हर जेड का रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, हर रियल का, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट जरूर होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आइटा, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आइटा, तो 2 + 3 आइटा है, तो ये आपका रियल पार्ट हो गया क्योंकि बिना आइटा वाला है, तो ये रियल पार्ट कहलाएगा। रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर कितना हुआ 2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हुआ, आइटा मत लीजिएगा, है ना, बिना आइटा वाला। आइटा तो प्रतीक चिन्ह है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, वरना अगर आइटा नहीं होता तो कैसे पता चलता कि कौन रियल है कौन इमेजिनरी है। तो आइटा आया है तभी पता चल रहा है कि अच्छा ये रियल है, अच्छा ये इमेजिनरी है। आइटा नहीं होता तो पता कैसे चलता। तो फिर से वही बात करें, लोग 3 आइटा को साथ में लिख रहे हैं, 3 आइटा ना लिखिए भाई, 3 आइटा मत लिखिए। आइटा तो प्रतीक चिन्ह है, आइटा तो ये बताने के लिए लगाया हुआ है कि आइटा लगा हुआ है मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ आइटा नहीं लगा हुआ है मतलब ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट, ठीक है। याद रखिए सब में होता है, सब में फॉर एग्जाम्पल x बराबर 2 आइटा है, अब इसमें रियल पार्ट कितना है, तो आप इसको पूरा करके लिख सकते हैं 0 + 2 आइटा, 0, कोई बात नहीं 0 हो सकता है, लेकिन रियल पार्ट जरूर होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जरूर एक रियल पार्ट होगा, 0 हो चाहे कुछ और हो। अब इस केस में रियल पार्ट है 0, इमेजिनरी पार्ट है 2, हो सकता है इमेजिनरी पार्ट 0, माइनस करते हैं। अब इसमें कोई भी आइटा वाला पार्ट नहीं है तो जैसे मैंने बताया इसको पूरा करके लिखो, -3 + 0 आइटा, रियल पार्ट ऑफ जेड हुआ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हुआ। अब बात ये है कि इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने भी बताया ये सुन के बड़ा अच्छा लगा आपको कि हाँ ओ फिर तो रियल पार्ट निकालना बहुत आसान है, कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग निकालना और काल्पनिक भाग निकालना तो एकदम चुटकियों का खेल है, लेकिन इतना आसान है नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्या मुश्किल होगा, देखिए ये तो तब होता है जब कोई समिश्र संख्या, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसे लिखा हुआ है तब तो पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये रहा रियल पार्ट, ये रहा इमेजिनरी पार्ट, आराम से दिख रहा है। जो बिना आइटा वाला है वो रियल पार्ट है, जो आइटा वाला है वो काल्पनिक भाग है, बिना आइटा वाला वास्तविक भाग, आइटा वाला काल्पनिक भाग, आराम से रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्लियर है यहाँ पे। इस फॉर्म को जिसमें ये पहचानना आपके लिए बहुत आसान हो कि वास्तविक भाग काल्पनिक भाग आराम से साफ साफ दिख रहा है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन दुर्भाग्य से हमेशा चीजें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिलती। जैसे अगर आप जमीन को खोदोगे तो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल के झरने निकल रहे, अगर आप जमीन को खोदे हम कहीं से या कहीं से कच्चा तेल निकाले तो ऐसा नहीं कि पेट्रोल के झरने निकल रहे, अपनी केन ले जाओ या गाड़ी को ले जाओ सीधा भर लो। तो शुरुआत में जो भी चीज मिलती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो लोहा हो, और चाहे वो कोई और हो, जो शुरुआती रूप होता है वो बहुत कच्चा फॉर्म होता है। कच्चा फॉर्म मतलब सब कुछ मिक्स होता है उसके अंदर, सारी चीजें मिक्स है। फिर आप उसको फिल्टर करते हैं, रिफाइन करते हैं और उसमें से वो चीजें निकालते हैं। प्रकृति हमेशा कच्चे रूप में चीजों को देती है, प्रकृति चीजों को हमेशा कच्चे रूप में देती है, मिक्स करके देती है, फिर उसमें से आप संशोधित करके सुधार करके अपनी अपनी चीजों को अलग अलग करते हैं। बिल्कुल वैसा ये होता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन नॉर्मल हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया होता। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं देकर हमें सवाल जो है वो उलझा हुआ देता है, फिर हमें पता करना पड़ता है कि उसका रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है। समझिए अभी फॉर एग्जाम्पल अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से पूछूं, दो क्वेश्चन बनाऊं, एक है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है
2 प्लस 3 आइटा, ठीक है। एक है Z2, 1/2 प्लस 3। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा बात को। पहले ये लिखा और ये लिखा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ Z1 का रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है? Z1 का रियल पार्ट कितना है और Z1 का इमेजिनरी पार्ट कितना है? तो बड़ा आराम से आंसर आएगा आपका। रियल पार्ट ऑफ Z1 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, z बराबर x प्लस आइटा y के रूप में लिखा हुआ है, तो पता चल गया। अब एक काम करिए, इस पे आइए और अब बताइए रियल पार्ट कितना है। अब आप में से कोई कहेगा रियल पार्ट 2 है, कोई कहेगा इमेजिनरी पार्ट 3 है। ना ना, ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये बट्टे में लिखा हुआ है, पहले इसको सॉल्व तो करो। भाग तो दिया ही नहीं आपने, भाग तो दिया ही नहीं। 1/2 प्लस 3 आइटा है, तो पहले भाग दो, सॉल्व करो। पहले तो सॉल्व किया ही नहीं। सॉल्व किए बिना आप कैसे बता सकते हैं कि रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है? भाग पड़ा है बकाया, भाग हुआ ही नहीं। बिना भाग दिए आप कैसे बता सकते हैं कि रियल पार्ट कौन सा हुआ? तो पहले जो जोड़ पड़ा है, बाकी पड़ा है, गुणा पड़ा है, भाग पड़ा है, वो सब निपटाना होता है। वो सब निपटाने के बाद जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है इस तरीके से x प्लस आइटा है, तब आप बता पाते हैं कि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर आप अभी कच्चे रूप में ये बताना चाहेंगे कि रियल पार्ट ये है तो इमेजिनरी पार्ट ये, तो गलत होगा। अगर अभी आप बोलते हैं कि इसका रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो अभी देखिए थोड़ी देर में आप गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपने भाग किया ही नहीं और भाग देने से पहले ही उत्तर दे दिया। भाग देने से पहले उत्तर दे दिया कि रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है। इसमें भाग बाकी था। तो भाग, जोड़, गुणा, ये जब तक बाकी है पहले इनको निपटाइए। इनको निपटाने के बाद जब सारे सॉल्व हो जाए, जब सारे सॉल्व हो जाएंगे, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर अंततः स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर अंत में अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से, z बराबर x प्लस आइटा वाई। चाहे कोई भी सवाल, अंत में वो यहीं पहुंचेगा। जैसे हर इंसान मरने के बाद ऊपर पहुंचता है ना, वैसे ही कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी सवाल हो, कोई भी जोड़ हो, कोई भी बाकी हो, कोई भी गुणा हो, कोई भी भाग हो, वो अंत में सोल्व होकर लास्ट में यहां पहुंचेगा। लेकिन आपको तब तक इसको सॉल्व करना है जब तक ये ना बन जाए। ये बनेगा तभी आप बता पाएंगे कि रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है। अगर अभी आपने बताने की कोशिश की तो गलत जाएगा। दिखाता हूं कैसे गलत जाएगा। देखो, ये रहा आपका नंबर, मैंने इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा कर दिया। दो माइनस 3 आइटा से गुणा, 2 माइनस 3 आइटा का भाग। ऐसा क्यों किया? ऐसा करने के पीछे कारण है कि नीचे से आइटा हट जाए। नीचे से आइटा हट जाएगा तो फिर आइटा ऊपर ऊपर बचेगा, जिससे मुझे पहचानने में आसानी होगी कि कौन सा भाग वास्तविक है और कौन सा भाग काल्पनिक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे से हम आइटा को हटा देते हैं, क्योंकि आइटा जब तक नीचे रहेगा तो वो कंफ्यूज करता रहेगा। जब तक नीचे आइटा रहेगा वो हमें कंफ्यूज करता रहेगा। तो 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, आइटा का स्क्वायर -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आइटा स्क्वायर का मान -1 हो गया। 2 माइनस 3 आइटा बटा 13। अब Z2 बराबर अलग अलग कर लो, 2/13 -3/13। अब देखिए रियल पार्ट कितना है, 2/13। इमेजिनरी पार्ट कितना है, -3/13। कितनी बड़ी गलत फहमी थी। हम कुछ का कुछ बता रहे थे, यहाँ कुछ का कुछ आया। तो यही वो हो जाती है जल्दबाजी की गलतियां। हम क्या करते हैं, जल्दी से नंबर देखते हैं, सोचते हैं ये रियल है, ये इमेजिनरी है। हम अभी देखो तार हिल रहे, देखना हिल रहा अभी।
नहीं, अब ठीक है। हाँ, तो यहाँ 5 नहीं आएगा, आयटा का स्क्वायर है ना, 3 आयटा, ये 3 आयटा का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और आयटा का स्क्वायर -1 आएगा, जिससे ये माइनस का 9 आएगा, माइनस का 9 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 और 9 13 हो जाएगा। ये हो गया -9। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, 4 9 13 हो जाएगा। तो ये हो गया। इसलिए याद रखिएगा, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसमें मानक रूप का महत्व होता है। मानक रूप ये होता है कि जब तक आप उसको मानक रूप में ना बदल लो, और बदलेगा हर कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल, चाहे कैसा भी आड़ा आड़ा कितनी भी जोड़ बाकी क्यों ना हो, अंततः वो सॉल्व होके लास्ट में सॉर्ट आउट होकर पूरा एक मानक रूप बन जाएगा। एक्स प्लस आइटा वाई बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा, चाहे उसमें कितने भी जोड़ हो, कितनी भी बाकियां हो, कितने भी गुणा हो, कितने भी भाग हो, अंततः जब आप उसको पूरा सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद में वो एक्स प्लस आइटा वाई बन जाएगा। और ये बनने के बाद ही आप तय कर पाएंगे कि रियल पार्ट कितना है, इमेजनरी पार्ट कितना है। बीच दौरान आप अगर तय करते हैं कि ये रियल है, ये इमेजनरी है, तो निश्चित तौर पे गलत होगे, जैसा अभी हुआ है ना। अभी गलत हुआ, कई लोग 2 3 मान रहे थे, कई लोगों को लग रहा था अच्छा कोई बात नहीं, 1/2 1/3 हो जाएगा, नहीं हुआ ना, कुछ का कुछ ही निकला, 2/13 -3/13। तो ये जो चीजें है ना, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको, पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉर्ट आउट करना है, उसके बाद ही आप बता पाएंगे कि रियल पार्ट कितना है, इमेजनरी पार्ट कितना है। पहले गैस करना गलत जाएगा। ठीक है, आज एक सवाल करवाता हूं, जैसे ये एक सवाल है, इस सवाल में मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका रियल पार्ट कितना है, इसका रियल पार्ट कितना है। तो अगर आप यहाँ पे भी, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले समझ लो, क्वेश्चन जो पूछ रहा है पहले वो समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर है बट्टा 3 माइनस आयटा है, इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद जो भी उत्तर आए उसका केवल रियल पार्ट बताओ, उसका केवल रियल पार्ट बताओ। ये तो सबके साथ ही होता है, आगे पढ़ोगे तो पीछे भूलोगे। ऐसा कभी हुआ है कि आप आगे बढ़ते जाए पीछे ना भूलें? सबके साथ होता है। कॉमन प्रॉब्लम क्यों बताते हो, मतलब आप सर मुझे नींद आती है, सबको आती है, सर मुझे भूख लगती है, सबको लगती है, सर मैं खाना खाने के 2 3 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है, सबको लगती है, सर मैं थक जाता हूं, सब थक जाते हैं। ये बीमारी नहीं है, अगर इनकी दवाई लेने जाएंगे ना आप तो ठगे जाएंगे, इन चीजों की दवाई लेने जाएंगे तो ठगे जाएंगे। अगर आप डॉक्टर को जाके कहो डॉक्टर साहब नींद आती है, डॉक्टर दे देगा दवाई, डॉक्टर को क्या दिक्कत है, बेवकूफ आया है, अब मूर्ख आया तो ठीक है ले लो दवाई, बोले ये 4 दवाइयां ले लो, टाइम पे लेता नींद कम आ जाएगी। तो सर भूख लगती है, डॉक्टर साहब भूख लगती है, ओ भूख लगती है तो चिंता की बात है, दवाई नंबर 1, दवाई नंबर 2, दवाई नंबर 3 तो लगेगी। तो सर खाना खाने के बाद भी भूख नहीं लगती, एक बार खाना खा लेता हूँ फिर भूख बंद हो जाती है, हाँ ये तो बड़ी गंभीर बीमारी है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ये दवाई ले लो, ये जांचें करवा लो, जांचें करा लो, बहुत सीरियस बात है, खाना खाते ही भूख खत्म हो जाती है, हाँ बड़ी गंभीर बात है, दवाई लिखो, ये लो डॉक्टर के पास, ये जांचें कराओ, एमआरआई कराओ, चेक करना पड़ेगा कि खाना खाने के बाद भूख कहाँ चली जाती है। तो समझो ये सब भूलते हैं, तुम अकेले नहीं हो धरती पे जो पढ़ने के बाद भूलता है, सब भूलते हैं, भगवान ने बनाया ऐसा ही है, जो आप पढ़ोगे भूलते जाओगे, रिवाइज करते रहोगे टीका रहेगा, दोहराते रहोगे ठीका रहेगा, वरना चक्कर काटते रहो। तो जो बीमारी है ही नहीं उसको बीमारी बनाना चाहते हो, और बढ़िया है आप लोग भूलते हैं, बढ़िया है आप लोग भूलते हैं, वरना आपकी जिंदगी दूभर हो जाती है ना। बढ़िया बात है कि आप लोग भूलते हैं, अगर सोचिए अगर आप भूलते नहीं तो आज आपकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। किसी ने आपको गाली दे दी, अब वो हर घंटे हर सेकंड आपके दिमाग में घूम रही है, अच्छा ये गाली दे दी, अच्छा मुझे ये गाली दी थी, अच्छा मुझे ये कहा था, अच्छा मुझे ये कहा था, आपको जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। जितना भूलते हो उतने अच्छा है। तो 1 प्लस आइटा भूलते रहोगे, याद करते रहोगे, तो 1 प्लस आइटा का स्क्वायर बटा
तो बीमार वो है जो भूलता नहीं है, वो स्वस्थ है जो भूलता है। तो डॉक्टर के पास जाने को उसको जरूरत है जो मुझे आप ही कोई मैसेज ये करता कि सर पढ़ने के बाद मैं भूलता ही नहीं हूँ, तो मेरे लिए चिंता की बात है। तो मैं उसे जरूर कहूंगा कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, चेक कराओ बेटा, भूलना बहुत जरूरी है। अगर तुम भूल नहीं रहे हो तो चिंता की बात है, अगर तुम भूल रहे हो तो तुम एकदम नॉर्मल हो, आराम करो, बधाई हो तुम्हें। अच्छा पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 1, अभी कुछ मत बताना, जब तक मानक रूप ना बन जाए तब तक कुछ मत बोलना। कौन वास्तविक कौन काल्पनिक कुछ नहीं पता, हल करने के बाद ही पता चलेगा। तो पहले होल स्क्वायर खुल सकता था, होल स्क्वायर को खोल लो, मतलब खोल लिया। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, आयटा का स्क्वायर -1 आ गया, प्लस 2 आयटा हो गया बट्टा 3 माइनस आयटा, 1 से 1 कट गया, 2 आयटा बटा 3 माइनस आयटा। अभी नीचे आयटा आ रहा है, नीचे वाले आयटा को ऊपर लाओ, ऊपर लाने के लिए चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा कर दो। ये ट्रिक अच्छी काम करती है, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा कर दो। ऐसा करने से क्या होता है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, जिससे वो आपका हट जाएगा। 6 आयटा प्लस 2 आयटा स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो ये कमाल है, ये कमाल होता है नीचे, क्योंकि नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो आयटा से हमारा पीछा छूट जाएगा, आयटा से हमारा पीछा छूट जाएगा। नो अलग अलग कर दो, 6/10 आयटा माइनस 2/10। वास्तविक भाग को आगे लिख लो, काल्पनिक भाग को पीछे लिख लो, क्योंकि अच्छा लगता है। वास्तविक भाग आगे अच्छा लगता है, काल्पनिक भाग पीछे अच्छा लगता है। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बन गया, देखो बनना ही है ये, चाहे सवाल कितना भी बड़ा हो, मैं भी आपको एक बड़ा सवाल भी लेके दिखा दूंगा, कितना भी बड़ा सवाल हो अंततः ये सिमट सिमट कर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मानक रूप में बदल ही जाना है। ये कैसे होता है, ये रहा आपका रियल पार्ट, रियल पूछा इसलिए रियल बताना है, इमेजनरी पूछा होता तो इमेजनरी बताते। रियल पार्ट माइनस का 1/3, इमेजनरी पार्ट 3/5, इमेजनरी पूछा ही नहीं है तो ये हो गया। समझ गए। अब आप सोचोगे कि ये ऐसा कैसे हुआ, ये ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से सुनो अगर आप तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं या गुणा होते हैं या भाग लगते हैं तो बनेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना, बनेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना। जैसे दो रियल नंबर है, अगर आप दो रियल नंबरों की गुणा करते हैं 5 × 7 तो एक रियल नंबर ही तो बनेगा, एक रियल नंबर ही तो बनेगा। दो रियल नंबरों को जोड़ोगे तो रियल नंबर बनेगा, घटाओगे तो रियल नंबर बनेगा, गुणा करोगे तो रियल नंबर बनेगा, भाग दोगे तो रियल नंबर बनेगा, तो बनना तो रियल नंबर ही है। तो सेम वैसे ही जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, तो आपस में जैसे भी जुड़ेंगे घटेंगे गुणा होंगे भाग होंगे तो लास्ट में बनेगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा तो उसका वास्तविक भाग होगा और एक काल्पनिक भाग होगा। तो इसलिए लास्ट में अंततः वो सारा शॉर्ट आउट होकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो उसका एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट जरूर होगा। ये विज्ञान काम करता है। तो भी देखो एक और सवाल लेते हैं। चलो 2 + आयटा जैसे अब इसका एग्जांपल ले लो, अब इसमें मैं जोड़ भी रहा हूं
गुणा भी कर रहा हूँ, भाग भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। लास्ट में क्या होगा, ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। चाहे इससे भी बड़ा होता, इससे भी अगर ये मान लो कई किलोमीटर का होता तभी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हो सकता है लंबा है तो सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, टाइम लगेगा, बस इतना ही है। लास्ट में ये सब लास्ट में सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व होके जो भी जोड़ होना है वो जोड़ दो, जो घटना है घटा दो, लघुत्तम लेना है लघुत्तम ले लो, गुणा करना है गुणा कर लो, है ना। सब कुछ खत्म करने के बाद में अंत इसका वही होना है। अंत में ये बन जाएगा x प्लस आइटा वाई, बनेगा ही बनेगा। लास्ट में ये आपका x प्लस, कितना भी जोड़ हो, कितना भी गुणा हो, कितना भी भाग हो, और कितना कुछ और डला हुआ, वर्ग स्क्वायर सब क्यूब सब डले हो, लास्ट में सारे सॉर्ट आउट होके सब सॉल्व होके जो जो रियल होगा वो रियल में जुड़ जाएगा, जो इमेजनरी होगा वो इमेजनरी में चला जाएगा, अंततः सारे शॉर्ट होकर x प्लस आइटा वाई में बदल जाएंगे। बस करते जाओ, जो जुड़वा रहा है तो जोड़ लो, घटवा रहा है तो घटा दो, गुणा करवा रहा है तो गुणा कर दो, बस ये सब कुछ करो और अंततः वहां पे पहुंच जाओ। पहुंचने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसका, अब ये जो नंबर है अभी देखने में, अभी बताओगे रियल पार्ट तो 2 भी रियल लग रहा होगा, 3 भी रियल लग रहा होगा, 2 भी, बहुत सारे रियल है, ये रियल है ही नहीं एक्चुअली में। ये जब तक पूरा सॉल्व नहीं हो जाता तब तक कोई नहीं बता सकता कि इसका रियल पार्ट कितना है और इमेजनरी पार्ट कितना है। ये सॉल्व होने के बाद ही पता लगेगा कि इसका रियल इतना है और इसका इमेजनरी इतना है। तो ये बेवकूफी मत करिएगा कि अगर अभी आप कह दो कि ये रियल पार्ट 3 है, इमेजनरी पार्ट 2 है, नहीं, इस इतने से का, हाँ अगर इतने से का बोल रहे हो, इतने से का, तो रियल पार्ट 3 है, इमेजनरी पार्ट 1 है, इसका 2 है, लेकिन पूरे का नहीं है। पूरे का तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरे के लिए तो पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। किसी एक का बता रहे हो, अगर आप किसी एक का बता रहे हो तो ठीक है, तब तो ठीक है। अगर आपको इसके लिए बोल रहे हो, ठीक है, इतने से के लिए, लेकिन अगर आप 1/3 प्लस आइटा का बोल रहे हैं तो गलत है, क्योंकि अभी तो भाग बाकी है, भाग बाकी है, भाग लगेगा, सॉल्व होगा तब पता लगेगा। तो जब तक पूरा सॉल्व ना कर लो तब तक आप नहीं बता सकते कि रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है। ठीक है, आ जाओ। अब इसको देखो मैं सॉल्व करता हूं, लघुत्तम लेते हैं पहले। तो लघुत्तम आ जाएगा 3 प्लस आइटा भी आ गया, 2 माइनस आइटा भी आ गया, ये दोनों लघुत्तम आ गए। लघुत्तम आने के बाद में ये कट गया, ये यहां गया, ये कट गया, 3 प्लस आइटा आ गया, 2 प्लस आइटा, ऊपर वाले ब्रैकेट को खोलो, ब्रैकेट को खोलने पर 2 माइनस आइटा, 4 दूनी 12 आइटा प्लस 4 आइटा स्क्वायर, नीचे वाले ब्रैकेट को भी खोल दो, 3 दूनी 6 माइनस 3 आइटा प्लस 2 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर। बारह में से 1 गया, 11 आइटा, आइटा स्क्वायर का मान -1 -4, आइटा स्क्वायर का मान -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये हो गया माइनस का आइटा। अभी और सोल्व करो, अभी और जगह बाकी है। ऊपर आ गया मेरा 2 में से 4 गया, -2 प्लस 11 आइटा बटा नीचे 7 माइनस आइटा। नीचे वाले को तो बाद में हटाएंगे, पहले ऊपर वाले भी और गुणा बाकी है, ऊपर वाली गुणा और करो। अभी 2 से गुणा करने पर -4 प्लस 22 आइटा, -4 प्लस 22 आइटा -2 आइटा -11, क्योंकि आइटा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, तो सीधा ही लिख दिया मैंने 7 माइनस आइटा। ये हो गया 15 प्लस 20 बट्टा 7 माइनस आइटा। अभी फिर से परिमेयकरण करो, ठीक है, अभी फिर से करो, -15 प्लस 20 आइटा
7 प्लस आयटा। अब नीचे वाले आयटा को हटाने की बारी आ गई, परिमेयकरण कर दो। अब ये आ जाएगा, ऊपर वाले को गुणा करने पर 105 माइनस 15 आयटा, 140 आयटा, 20 आयटा स्क्वायर बटा 49 प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये आ गया आपका 20 और 5 135 माइनस का 135 125 बटा 50। अगर हम 5 कॉमन लेके काटें तो कटेगा, 5 से कटेगा तो 2 7 27 माइनस का 27 प्लस का 25 आयटा बट्टा 10। अलग अलग करने पर कुछ गलत किया? अच्छा 125 हो जाएगा, 125 125। एक सौ पच्चीस माइनस का 125 माइनस का 125 आएगा। 25 के पहाड़े पे कट रहा है, 25 के पहाड़े पे 25 कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, और 25 कॉमन लेके काट दो तो ऊपर बच जाएगा 5 बटा 2 प्लस 5 बटा 2 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो ये बन गया। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा लंबा चौड़ा होगा। मेन मकसद ये नहीं है, मैं आपको समझाऊं कि कैलकुलेशन मेन ये चीज है कि कोई भी सवाल हो आप उसे लास्ट में सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होता 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 अंततः वो बनना यही है, क्योंकि बनना तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा तो उसका एक रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो शुरुआत में ये गैस करना नामुमकिन है, शुरुआत में ये गैस करना नामुमकिन है कि रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। जब तक निकालेंगे नहीं, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ये बताया ही नहीं जा सकता। क्योंकि कोई शुरुआत में बता सकता था कि -5/2 आएगा, काल्पनिक भाग 5/2 आएगा, नहीं बताया जा सकता था। क्यों? क्योंकि सॉल्व करना बाकी है। तो सॉल्व होगा, पूरा होगा, लास्ट में कुछ जुड़ेंगे, कुछ घटेंगे, कुछ सॉल्व होगा, जो हो हुआ के फिर लास्ट में बनेगा। तो ये है इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट। अगर पहले से स्टैंडर्ड रूप में, पहले से सवाल सही रूप में है तब तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, बताने में क्या दिक्कत है। लेकिन परेशानी तब है जब नॉर्मल नहीं होगा, सामान्य रूप में नहीं होगा, तब आपको पहले पूरा उसको सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग का पता चलेगा। ठीक है, बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने। अब आ जाते हैं अगले भाग की तरफ, ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबरों पे ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया। ये संक्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे आपके जो रियल नंबर होते हैं, आप रियल नंबरों में क्या करते हैं? बोले रियल नंबरों को जोड़ते हैं, है ना। आप रियल नंबरों को जोड़ते हैं, रियल नंबरों को घटाते हैं, रियल नंबरों को गुणा करते हैं, रियल नंबरों को भाग देते हैं, रियल नंबर जुड़ते हैं, रियल नंबर गुणा होते हैं, रियल नंबरों का भाग लगता है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबरों में भी सब कुछ होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ते भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर घटते भी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर गुणा भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भाग भी लगता है। तो ये जो सब कुछ लगता है ये कैसे होता है? इसे संक्रियाएं कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। इन्हें संक्रियाएं कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप क्या क्या ऑपरेशंस, क्या क्या संक्रियाएं कर सकते हैं? नंबर 1, पहला पार्ट, जोड़, एडिशन। अंतर,
योग अंतर गुणन, योग अंतर गुणन, कॉम्प्लेक्स नंबरों का जोड़, कॉम्प्लेक्स नंबरों का अंतर, कॉम्प्लेक्स नंबरों का गुणन। योग, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको जोड़ रहे हो, तो जोड़ने का नियम तो सिंपल है, वास्तविक भाग से वास्तविक भाग जुड़ेगा, काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग जुड़ेगा। अगर Z1 में आप Z2 जोड़ते हैं तो इन दोनों के आपस के, अगर Z1 जो है वो x1 प्लस आयटा y1 है, x1 प्लस आयटा y1, x2 प्लस आयटा y2, वास्तविक भाग से वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग। सेम अंतर का भी यही विज्ञान है, अंतर का भी यही विज्ञान है। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को घटाते हैं तो घटाने में भी यही रहेगा कि वास्तविक भाग से वास्तविक भाग घटेगा, काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग घटेगा, है ना। वही गाय में से गाय घटेगी, घोड़ों में से घोड़े घटेंगे, गाय में से गाय घटेगी, घोड़ों में से घोड़े घटेंगे, तो वह पर्टिकुलर है उसमें। लेकिन गुणा का मामला अलग है। अब जैसे गुणा में आ जाते हैं, गुणा थोड़ी सी अलग है, गुणा में सारे चलते हैं, गुणा ही तो कमाल है जिसमें सारे चलते हैं। अगर आप Z1 को Z2 से गुणा करते हैं, Z1 गुणा Z2 करते हैं, तो x1 प्लस आयटा y1, x2 प्लस आयटा y2, x1 इंटू x2 आयटा x1 y2 प्लस आयटा x2 y1, आयटा इंटू आयटा स्क्वायर y1 माइनस y2। वास्तविक भाग आया हमारा x1 माइनस x2 माइनस y1 माइनस y2 आयटा ठीक है। ये हो गया, ये हो गया वास्तविक भाग हो गया, ये काल्पनिक भाग हो गया। तो इसका मतलब अब ध्यान से देखिए कि जब आप Z1 और Z2 की गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जो आपका रियल पार्ट बनता है, Z1 गुणा Z2 का जो रियल पार्ट बनता है वो कैसे बना है? रियल पार्ट ऑफ Z1 गुणा Z2 बराबर हुआ है आपका x1 x2 माइनस y1 y2, यानी आपका रियल पार्ट Z1 गुणा Z2 का रियल पार्ट बना है दोनों के रियल पार्ट की गुणा, दोनों के रियल भाग वास्तविक भागों का गुणनफल में दोनों के काल्पनिक भागों के गुणनफल को माइनस करने से प्राप्त होता है। दोनों के वास्तविक भागों के गुणनफल में से दोनों के काल्पनिक भागों का गुणनफल माइनस करने से आपको Z1 गुणा Z2 का रियल पार्ट प्राप्त होता है। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट कैसे बना है? Z1 गुणा Z2 का इमेजिनरी पार्ट वो बना है हमारा रियल पार्ट ऑफ Z1, Z1 के रियल पार्ट को Z2 के इमेजिनरी पार्ट से गुणा कराया गया, प्लस फिर जोड़ा गया है, फिर रियल पार्ट ऑफ Z2 का रियल पार्ट लिया गया है और Z1 का इमेजिनरी पार्ट लिया गया और गुणा किया गया। इससे आपका Z1 गुणा Z2 का इमेजिनरी पार्ट बने। इसका मतलब गुणा के केस में अगर हम देखें तो गुणा के केस में कोई जरूरी नहीं कि वास्तविक भाग से वास्तविक भाग बनता है, काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग बनता है, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा विज्ञान अलग है। जोड़ में वास्तविक से वास्तविक बनता है, काल्पनिक से काल्पनिक बनता है, लेकिन गुणा में अटपटा सा बनता है। गुणा में वास्तविक भाग को काल्पनिक भाग बना रहा है, काल्पनिक भाग को वास्तविक भाग बना रहा है, ठीक है। काल्पनिक भाग में वास्तविक भाग काम आ रहा है, वास्तविक भाग में काल्पनिक भाग काम आ रहा है। तो यहाँ पे मामला गुणा के मामले में मामला फंस जाता है। हर कोई कुछ भी बना सकता है, तो वो निकालने के बाद ही पता चलता है कि कौन क्या करेगा। योग में सीधा नियम है, वास्तविक भाग ही वास्तविक भाग बनाएगा, काल्पनिक भाग ही काल्पनिक भाग बनाएगा। अंतर में योग में सीधा है ना। लेकिन गुणा में मामला ऐसा नहीं है, गुणा में मामला उलझा हुआ है। वास्तविक भाग काल्पनिक भागों की सहायता से बन रहा है, काल्पनिक भाग वास्तविक भागों की सहायता से बन रहा है, देख रहे, बिल्कुल है। तो ये चीज काम करती है, ये गुणा रहते हैं। तो योग, अंतर और
गुणा, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबरों का काम करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की गुणा जो है वो थोड़ी सी विचित्र है, गुणा थोड़ी सी विचित्र है, इस तरीके से काम करती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से देखें हम लोग, इसको यहीं ले लेते हैं। है ना, अगर मैं एक Z1 Z2 2 + 3 आइटा, ये मैं 3 + 4 आइटा ले लूं, और यहां पे अगर ये पूछा जाए कि Z1 + Z2 का रियल पार्ट कितना होगा, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट ही बनाएंगे, मतलब 5 होंगे। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट ही बनाएंगे, 2 + 3 5। इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट ही बनाएंगे, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट ही बनाएंगे। अगर मैं पूछूं Z1 + Z2 का इमेजनरी पार्ट कितना होगा, तो +7 होगा। तो काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग बनाएगा, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग बनाएगा, काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग। लेकिन जैसे ही हम आते हैं गुणा के केस में, और गुणा के केस में पूछा जाए कि ये जो Z1 और Z2 है, इनकी गुणा से जो बनने वाला है उसका रियल पार्ट क्या होगा, तो रियल पार्ट का देखो ये रहा, दोनों के रियल पार्ट गुणा होंगे, दोनों के इमेजनरी पार्ट गुणा होंगे, घटेंगे। तो 6 - 12 -6, ये गुणा फिर दोनों का अंतर। अगर इन्हीं का इमेजनरी पार्ट पूछा जाए तो ये गुणा 8 9 17, इमेजनरी पार्ट 17। थोड़ा सा ये कैलकुलेट इस तरीके से, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है, थोड़ा सा एक आइडिया भी समझ में आता है कि गुणा थोड़ी सी अलग तरीके से काम कर रही है। काल्पनिक और वास्तविक भाग दोनों मिलकर वास्तविक भाग को बना रहे हैं, और दोनों ही मिलकर काल्पनिक भाग बनाते हैं गुणा के केस में। तो गुणा के केस में ये उलझ जाता है मामला, सुलझा हुआ मामला नहीं रहता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज और ऐड करते हैं जिसका नाम है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। conjugate of a complex number। अभी हमने जब भी हम सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करते समय एक चीज आई थी जो बार बार आई थी, मैंने कहा था यार कमाल की चीज है ये। अभी हमने सवाल किया, सवाल करने के दौरान ही हमने ये चीज की कि नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा किया, और ऐसा करने से बड़ा फायदा हुआ। ये 3 - आइटा था, मैंने चिन्ह बदला, 3 + आइटा किया, गुणा भाग किया। इससे फायदा ये हुआ कि नीचे a² - b² बन गया, एक तो वो फायदा हुआ, सीधा सूत्र बन गया a - b a + b a² - b²। लेकिन सिर्फ a² - b² नहीं है, एक फायदा और हुआ है, आइटा स्वाहा, आइटा हट गया। ये तो बढ़िया काम करता है यार, ये चीज तो बहुत अच्छी काम करती है ना। आइटा भी हट जाता है, काल्पनिक भाग हट जाता है, और सिर्फ वास्तविक भाग बच जाता है। तो ये आइडिया तो अच्छा है, तो इसी आइडिया को प्रमोट करना चाहिए, है ना। लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, हाँ वोकल फॉर लोकल। तो इसकी, है ना, इसकी पर आगे बढ़ाते हैं इसको, आइडिया बढ़ा रहे हैं। तो जब भी हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, z मान लो x + आइटा y है, अगर मैं इसे x - आइटा y से गुणा कर दूं, x - आइटा y से गुणा कर दूं, इसी का नाम मैं रखूंगा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होगा कि बस आइटा का चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। ठीक, तो z इंटू जेड का स्विंग, जैसे ही मैं दोनों की गुणा करूंगा, गुणा करते जो मैंने बताया था आपको, a² - b² बन जाएगा। ये देखो,
ये हो गया आयटा का स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयटा स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस प्लस, ये आपका आयटा से पीछा भी छूट गया, आयटा हट गया। तो उसको बार बार हम कह रहे थे चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा करने पर, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा करने पर। अब इसको चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा करने को बोलेंगे कॉन्जुगेट से, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करने पर, क्योंकि जो चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदलने के बाद जो बनता है उसका नाम होता है संयुग्मी। बस अब आपको बोलने में दिक्कत ना हो कि चिन्ह बदल के बोलने की जरूरत नहीं है, अब आप बोलिए संयुग्मी, आप बोलिए संयुग्मी। ठीक है, ये बन गया आपका संयुग्मी। तो यहाँ पे वर्ड आ गया आपका संयुग्मी। संयुग्मी, तो संयुग्मी, अब आप जब भी आयटा का चिन्ह बदलते हैं, जब भी आयटा का चिन्ह बदले, तो उसे ये नहीं बोलने की जरूरत कि मैंने आयटा का चिन्ह बदल दिया, उसको बोलिए मैंने कॉन्जुगेट कर दिया, मैंने संयुग्मी कर दिया। जब भी आप ऊपर नीचे से उल्टा करके गुणा करते हैं, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो अब उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड आ गया संयुग्मी, है ना, संयुग्मी। तो ये ज्यादा बेटर है कि आप उसको एक नाम से पुकारें, संयुग्मी, कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप संयुग्मी से गुणा कर रहे हैं, आप संयुग्मी से गुणा कर रहे हैं। और संयुग्मी से गुणा करने का फायदा क्या है, ये फायदा है कि आपको आयटा से मुक्ति मिल जाती है, आयटा से मुक्ति मिल जाती है, आयटा आपका गायब हो जाता है, क्योंकि आप विपरीत चिन्ह करके गुणा कर रहे हैं, जिससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और आपका आयटा हट जाएगा। तो ये है कॉन्जुगेट या संयुग्मी। इसके लिए प्रतीक चिन्ह हमने रखा हुआ है जेड बार, बार, बार का चिन्ह लगाएंगे। बार का मतलब होगा कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका चिन्ह बदल दो, आयटा का चिन्ह बदल दो, सिर्फ आयटा का, सिर्फ आयटा का, है ना, और किसी का बदलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आयटा का चिन्ह बदलोगे तभी तो वो ए माइनस बी बनेगा, या ए माइनस बी होगा तो ए प्लस बी बनेगा, ए प्लस बी होगा तो ए माइनस बी बनेगा। तो केवल आयटा का चिन्ह बदलना है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज, केवल आयटा का, और किसी का मत बदल देना, केवल आयटा के आगे का चिन्ह बदलना है, बाकी को नहीं छेड़ना है। केवल आयटा के आगे का चिन्ह बदलना है। यार हद हो जाते हैं ना, एक कॉन्जुगेट लिख दो तो हिंदी मीडियम, सर हिंदी में लिखो, ये कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट ही कहते हैं। इतनी हिंदी, अब आपका नाम है तो आपका नाम आप इंग्लिश में लिखते हैं, सर हिंदी में, इतनी हिंदी, एक्स, सर एक्स को प्लीज हिंदी में लिख दीजिए, वाई को प्लीज हिंदी में लिख दीजिए, आयटा को प्लीज, थोड़ा बहुत हद होगी, सर ब्रैकेट प्लीज इसे भी हिंदी में लिख दीजिए, ये स्क्वायर लिखा है सर इसको भी हिंदी में लिख दीजिए। लिखना शुरू करूं, इनको लिखना शुरू करूं, एक्स योग वाई, क्यों चलेगा ये, हद होगी, थोड़ा बहुत ऐसा, थोड़ा बहुत चीज आ जाती है तो इतनी परेशानी शुरू कर देते हो, बवाल मचाने लग जाते हो, इस इंग्लिश में आ गया, अब क्या करेंगे, तो थोड़ा बहुत चलाना ही पड़ेगा, इतना हिंदी में नहीं चल सकता एग्जैक्टली एकदम पूरा का पूरा। अब कॉम्प्लेक्स समिश्र संख्या को इतना समझ ही लो कि समिश्र संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इतना एडजस्ट नहीं, समिश्र ही बोलिए, कॉम्प्लेक्स बोल दोगे हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर,
तो एक्स स्क्वायर, अच्छा केवल आयटा के आगे का चिन्ह बदलना है। मैं एग्जांपल बता देता हूं। केवल आयटा के आगे का चिन्ह बदलना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 + 3 आयटा है, ठीक है, तो इसका संयुग्मी हो जाएगा 2 - 3 आयटा। अगर कोई नंबर में आयटा हो ही ना, तो अब 3 का संयुग्मी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयटा है ही नहीं। आयटा है ही नहीं तो चिन्ह बदलेगा किसका? एकदम ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत इतनी लड़ाई है। गूगल पे कैसे जीवित रहते होंगे, है ना? गूगल पे कैसे काम करते होंगे, वहां तो इंग्लिश में आती है चीजें। अच्छा, तो आयटा का चिन्ह बदलना है। आयटा ना हो तो चिन्ह मत बदलना, आयटा ना हो तो चिन्ह मत बदलना, ठीक है ना? जैसे भी ये 3 आयटा है, हाँ आयटा है तो बदल दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। आयटा के आगे, सिर्फ आयटा के आगे, और मत बदल देना है। ना, -4, सिर्फ आयटा का चिन्ह बदलना है, सिर्फ आयटा का। आयटा का चिन्ह नहीं, कही है वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना चाहते, बोले हिंदी सर, हिंदी प्योर एकदम शुद्ध बिंदी वाली हिंदी। ये देखो मैंने कुछ नहीं बदला है, -4, पहले भी -4 था, अभी भी -4 है, इसके साथ कुछ नहीं किया। 3 आयटा के साथ भी कुछ नहीं किया, वो एज इट इज है। 3 आयटा के आगे का जो चिन्ह था वो माइनस था, मैंने उसको प्लस कर दिया, उससे पता ये आपका बन गया -4 + 3 आयटा, -4 + 3 आयटा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब यहां आयटा था ही नहीं, तो जब था ही नहीं तो किसका चिन्ह बदले? एज इट इज वापस आ गया। यहां पे था, ये रहा आयटा का पद, प्लस था, माइनस कर दिया। यहां था, क्या था आगे? प्लस, माइनस कर दिया। तो सिर्फ आयटा का चिन्ह बदलना है, सिर्फ और सिर्फ आयटा का चिन्ह बदलना है, और कुछ नहीं करना। प्लस हो तो माइनस कर देना, माइनस हो तो प्लस कर देना। अब यहाँ पे एक अक्कल आ गई, एक प्यारी चीज समझ में आ गई जो हमारे आगे काम आ सकती है। अगर कोई नंबर शुद्ध वास्तविक हुआ, अगर कोई नंबर शुद्ध वास्तविक हुआ, जैसे z = 2 हुआ, अब इसका संयुग्मी करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ भी नहीं सकता। संयुग्मी करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयटा है ही नहीं। तो जब आयटा है ही नहीं तो संयुग्मी लेने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयटा होता तो चिन्ह बदलता, है ही नहीं तो 2 का 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सम्मिश्र संख्या का मैं संयुग्मी करूं और वो ना बदले, सेम आ जाए, तो इसका मतलब वो शुद्ध वास्तविक है। अगर z और z का संयुग्मी सेम आ रहे हैं, इसका मतलब z शुद्ध वास्तविक है, मतलब इसमें काल्पनिक भाग नहीं है। ये बात दोनों साइड से काम करेगी। शुद्ध वास्तविक होगा तो y वाला पार्ट काल्पनिक भाग 0 होगा, आयटा वाला भाग 0 होगा, तो संयुग्मी करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और संयुग्मी करने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब आयटा वाला भाग है ही नहीं, और आयटा वाला भाग नहीं है तो शुद्ध वास्तविक है। तो ये वास्तविक होने की, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर शुद्ध वास्तविक है या नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा? इसका संयुग्मी करने पर पता चलेगा। अगर संयुग्मी करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी किया और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब सीधा है उसमें आयटा का पार्ट है ही नहीं। अगर आयटा का पार्ट होता तो प्लस से माइनस होता, माइनस से प्लस होता, आयटा का पार्ट है ही नहीं, फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी लेने पर अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसका मतलब है वो शुद्ध वास्तविक है। शुद्ध वास्तविक का मतलब काल्पनिक भाग 0 है। एक बात। नंबर 2, अगर कोई शुद्ध काल्पनिक हुई तो z = 2 आयटा। अगर कोई सम्मिश्र संख्या शुद्ध काल्पनिक हुई तो शुद्ध काल्पनिक होने पर उसका संयुग्मी लेने पर माइनस का 2 आयटा आएगा। आ गया, यानी इसमें और इसमें दोनों में माइनस का अंतर आएगा, दोनों में माइनस का अंतर आएगा। z और z के संयुग्मी में माइनस का अंतर आएगा, यानी
z बराबर होगा माइनस z का संयुग्मी, z बराबर होगा माइनस z का संयुग्मी। इसका मतलब z शुद्ध काल्पनिक है, प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी। अगर केवल वास्तविक होगी तो ये पता चल जाएगा। अगर z बराबर z का संयुग्मी आ रहा है तो समझ जाओ शुद्ध वास्तविक है। z और z के संयुग्मी में खाली माइनस का अंतर आ रहा है तो समझ जाओ शुद्ध काल्पनिक है। लेकिन z और z के संयुग्मी में कोई संबंध नहीं आए, समझ जाओ कि फुल स्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर है, एकदम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि फिर आप कुछ भी कर लो इनको बराबर नहीं कर सकते। z बराबर 3 + 4 आएगा, ये लो, इसका संयुग्मी करो, वो आएगा 3 - 4 आएगा। बताओ दोनों में क्या संबंध है, बताओ दोनों में क्या संबंध है? क्या माइनस का अंतर है? ना ना, यहाँ पे माइनस का अंतर है, यहाँ कोई अंतर नहीं है। अब कोई संबंध आएगा? नहीं, कोई संबंध नहीं आएगा। इसका मतलब z और z के संयुग्मी में अगर कोई संबंध नहीं आता है, z और z का संयुग्मी में, अब आप बराबर करके बताओ, इनको कर सकते हो बराबर? माइनस से गुणा करके या किसी भी चीज बराबर होगा? नहीं। अगर माइनस से गुणा करते भी हो तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा तो ये बदल जाएगा, और ये अभी सेम है, ये बदले हुए हैं, तो अभी z और z का संयुग्मी आपस में बराबर नहीं है। अगर पूरा नंबर है, पूरा नंबर है मतलब उसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, तो z और z का संयुग्मी में कोई संबंध नहीं होगा, दोनों अलग लगाएंगे। और z और z के संयुग्मी में अगर संबंध आ रहा है तो या तो वो शुद्ध वास्तविक है या फिर वो शुद्ध काल्पनिक है। अगर z बराबर z का संयुग्मी आ रहा है तो शुद्ध वास्तविक है, z बराबर माइनस z का संयुग्मी आ रहा है तो शुद्ध काल्पनिक है, और कुछ नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि ना वो शुद्ध वास्तविक है ना काल्पनिक, मतलब मिक्स टाइप का है। मिक्स टाइप का मतलब कुछ रियल पार्ट भी है और कुछ इमेजिनरी पार्ट भी है। तो ये काम आता है संयुग्मी का। एक उपयोग हमारे लिए ये हो गया पता करने का कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, शुद्ध वास्तविक है या शुद्ध काल्पनिक है या फिर कोई नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे? आ जाओ, हम करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी। पहले जाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी करेंगे। संयुग्मी करने के बाद देखेंगे कि क्या वापस z आ रहा है, यस या नो। अगर आ रहा है, अगर वापस से z आ रहा है, इसका मतलब है कि ये शुद्ध वास्तविक है। अगर संयुग्मी करने पर आ तो रहा है लेकिन माइनस सहित आ रहा है तो फिर शुद्ध काल्पनिक है। शुद्ध काल्पनिक है, प्योरली इमेजिनरी है। और अगर कोई संबंध नहीं आ रहा है, कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब उसका वास्तविक भाग भी है काल्पनिक भाग भी है। वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों है, दोनों जिंदा है। दोनों के दोनों जिंदा है। प्योर कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्योर नहीं है, कॉम्प्लेक्स में फिर दोनों हो गए, रियल भी है इमेजिनरी भी है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर खाली वास्तविक है या केवल काल्पनिक है या फिर दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो संयुग्मी हमें ये पता करने में मदद करता है। तो ये हमारा कॉन्जुगेट का आइडिया कमाल करेगा। अब कॉन्जुगेट के बाद में आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है मापांक और कोणांक। मापांक और कोणांक,
पहले एक समानता और पढ़ लेते हैं, दो समिश्र संख्याओं की समानता। दो समिश्र संख्याएं बराबर है या नहीं है। दो समिश्र संख्याएं केवल दो ही स्थिति में हो सकती है। दो समिश्र संख्याएं केवल दो ही स्थिति में हो सकती है। अगर Z1 और Z2 दो समिश्र संख्याएं, तो इनमें दो ही स्थितियां हो सकती है, या तो दोनों बराबर होंगी या फिर दोनों अलग अलग होंगी। बस, या तो दोनों सेम होंगी या दोनों अलग अलग होंगी। हमारे रियल नंबरों में क्या होता था, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनमें दो ही केस बन सकते हैं, या तो दोनों बराबर होंगे या फिर दोनों अलग अलग होंगे। केस 1, केस 2, बस दो ही स्थितियां हो सकती है। इसे मैं कंपेयर कराता हूं रियल नंबरों से, जिससे ये कंपैरिजन समझ में आए। जब आपके पास दो रियल नंबर होते हैं, मान लो ए और बी है, तो दो रियल नंबरों में तीन स्थितियां बनती है। नंबर एक, ए बड़ा है बी से, केस 1, या ए छोटा है बी से, या नंबर 3, ए बराबर है बी के। रियल नंबरों में ये तीन केस काम करते हैं, छोटा है, नहीं तो बड़ा है, नहीं तो बराबर है। जब भी आप दो रियल नंबर उठाएंगे तो आप बता सकते हैं कि अच्छा तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, या दोनों बराबर है। बड़े छोटे बराबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबरों में ये विज्ञान नहीं होता, बड़े छोटे का सिस्टम यहां नहीं होता। यहां असमानता जो है ना, बस दो ही चीजें होती है, आप बराबर हैं, आप बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। छोटे बड़े इसमें नहीं होते, इसमें वो कंसेप्ट नहीं है बराबर हो गया तो बराबर हो गया, बात ही खत्म। बराबर नहीं हुआ तो छोटे बड़े का कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, कि भैया बराबर नहीं, बस बराबर नहीं, सिर्फ इतनी बात है। मछली है ना और भालू बराबर नहीं, बराबर नहीं। अब ये नहीं कि भालू बड़ा है मछली छोटी है, ये छोटे बड़े वाला कंसेप्ट जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबरों में काम नहीं करता। कॉम्प्लेक्स नंबर इस बात को फॉलो नहीं करते, छोटा बड़ा ये दो ही बातें फॉलो करते हैं, बराबर है, बराबर नहीं है। फिर ये नहीं कि अच्छा बराबर नहीं है तो फिर हमारे दिमाग में आना देता बराबर नहीं है फिर बड़ा कौन है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ना यहाँ कोई बड़ा होता है ना कोई यहाँ पे छोटा होता है। क्यों नहीं होता वो भी बात करते हैं। पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पर बड़े छोटे का नियम काम नहीं करता। हाँ, रियल नंबरों में होता है, रियल नंबरों में होता है बड़े छोटे का नियम, कि ये नंबर बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है। वहां पे क्रम को माना जाता है, क्रम यानी ऑर्डर को माना जाता है। तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, तो हमारे रियल नंबरों में क्रम होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबरों में क्रम नहीं होता, ऑर्डर नहीं होता। अब ये कोई अजीब नहीं है, बोले क्रम, हर चीजों में क्रम नहीं हो सकता, कई चीजों में क्रम होता है, कई चीजों में क्रम नहीं होता। सब चीजों में क्रम पाया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आप भाई बहनों में क्रम पाया जा सकता है, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये क्रम पाया जा सकता है। लेकिन खिलाड़ियों की बात करूं तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, सबसे छोटा खिलाड़ी कौन है, तो क्या ये क्रम बनाया जा सकता है? क्या आप टीम को सेट करके बता सकते हैं, किसी भी देश की टीम को आप सेट करके बता सकते हैं कि ये नंबर 1 खिलाड़ी है, ये नंबर 2 खिलाड़ी है? क्या आप बॉलीवुड एक्टर को लाइन में खड़ा कर सकते हैं कि ये नंबर 1 एक्टर है, ये नंबर 2 एक्टर है, ये नंबर 3 एक्टर है, ये नंबर 4 एक्टर है? क्या ये पॉसिबल है? क्या आप सारे बॉलीवुड स्टार्स को एक लाइन में खड़ा करके बता सकते हैं कि ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है? क्या आप क्रिकेट के खिलाड़ियों को खड़ा करके बता सकते हैं ये नंबर 1 खिलाड़ी, ये नंबर 2 खिलाड़ी, ये नंबर 3 खिलाड़ी? नहीं संभव। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें क्रम नहीं बन सकता। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें क्रम नहीं बन सकता। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर उनमें से एक है जिनमें क्रम नहीं बन सकता। रियल नंबरों में क्रम बन सकता है, बनाया है, बनता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबरों में क्रम नहीं बनता। अच्छा, आप कहते हैं क्रम क्यों नहीं बनता? क्रम तब नहीं बनता जब चीजें, क्रम बनने के लिए जरूरी है कि चीजें सीधी हो, एक लाइन में हो। जब एक लाइन में होंगी तो ही क्रम बन सकता है कि भैया ये इसके आगे, मतलब ये इससे बड़ा है, ये इसके आगे, ये इससे बड़ा है। तो इस तरीके से अगर हो, अगर एक लाइन में चीजें हो तो आप क्रम तय कर सकते हैं। मान लीजिए 50 लोग जो है वो लाइन में खड़े हैं, तब आप बता सकते हैं कि ये इससे आगे खड़ा है, ये इसके आगे खड़ा है, ये इसके आगे खड़ा है। लेकिन सोचिए अगर वही लोग लाइन में खड़े ना होकर फर्श में रैंडमली खड़े हो, तो अगर कोई व्यक्ति लाइन में खड़े हैं तब तो ये तय किया जा सकता है कि ये आगे खड़ा है और ये पीछे खड़ा है। लेकिन यही व्यक्ति अगर
यूं खड़े हैं, अब क्या बता सकते हैं कि कौन आगे खड़ा है और कौन पीछे खड़ा है? अगर वो लाइन में खड़े हैं तब तो समझ में आता है, तब आप कह सकते हैं कि ये भैया पीछे खड़ा है। अगर हम लाइन को यहां से शुरू माने या स्टार्टिंग पॉइंट माने तो हम बता सकते हैं कि कौन आगे खड़ा है, कौन किसके पीछे खड़ा है, कौन किसके दाएं खड़ा है, कौन किसके बाएं खड़ा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति एक चौकोर तल पे खड़े हो तो क्या बताया जा सकता है कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन किसके आगे खड़ा है, कौन किसके पीछे खड़ा है? तो आइडिया खत्म हो जाता है, क्योंकि जो क्रम का आइडिया ना वो रेखा का आइडिया है, एक रेखा का। जैसे सैलरी है, हाँ सैलरी पे आप बांट सकते हैं लोगों को, सैलरी पे आप ये कह सकते हैं ये व्यक्ति कम कमाता है, ये ज्यादा कमाता है, ये इससे ज्यादा कमाता है, ये इससे कम कमाता है। लेकिन जैसे ओवरऑल की बात करेंगे, क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है, ओवरऑल गेम होता है। क्रिकेट में कोई फील्डर अच्छा है, कोई फील्डिंग अच्छी करता है, कोई बैटिंग अच्छी करता है, कोई कीपिंग अच्छी करता है, कोई बॉलिंग अच्छी करता है, कोई मोटिवेट अच्छा करता है, कोई 5वें नंबर पे आके अच्छा खेलता है, कोई छक्के ज्यादा मारता है, कोई विकेट कम गिरने देता है, तो कोई विकेट ज्यादा लेता है, कोई स्पिन अच्छी कराता है। इतनी सारी वैरायटी है कि इनको लाइन में नहीं लगाया जा सकता। हाँ, खाली अगर क्रिकेट एक गेम होता, एक सिंगल चीज का गेम होता, क्रिकेट एक चीज का गेम नहीं है, बहुत सारी चीजों का गेम है। क्रिकेट बढ़िया फील्डिंग का गेम भी है, क्रिकेट बढ़िया बैटिंग का गेम भी है, क्रिकेट बढ़िया बॉलिंग का गेम भी है, क्रिकेट बढ़िया कैच का गेम भी है, क्रिकेट बढ़िया कीपिंग का भी गेम है। तो फिर आप कैसे तय करोगे? विराट कोहली तो बॉलिंग नहीं कराता, तो आप विराट कोहली को आगे कैसे लगाएंगे? है ना? आप विराट कोहली को कैसे तय करेंगे? विराट कोहली को बुमराह को कैसे कंपेयर करेंगे? विराट कोहली तो विकेट नहीं लेते, बुमराह विकेट लेते हैं, तो इन दोनों को एक लाइन में कैसे खड़ा करेंगे? तो जब भी चीजें मल्टी डायमेंशनल हो जाती है, मल्टी डायमेंशन मतलब जब कोई खेल में एक से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती है, तो फिर उसमें आगे पीछे करना संभव नहीं होता, क्रम बनाना संभव नहीं होता, क्रम दिक्कत आती है। जैसे क्रिकेट का गेम है, अब उसमें कई चीजें होने की वजह से कोई फील्डिंग अच्छी कर रहा होगा, कोई बॉलिंग अच्छी कर रहा होगा, कोई बैटिंग अच्छी कर रहा होगा। तो इसलिए किसी को तय नहीं किया जा सकता कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है। एक आदमी ने शतक बनाया, एक ने लास्ट बॉल पे छक्का मार के जितवा दिया। अब शतक बड़ा हुआ कि वो लास्ट के 6 रन बड़े हुए, तो ये समझ पाना मुश्किल है कि कौन सा ज्यादा बड़ा हुआ, क्योंकि वहां पे वो चाहिए था, यहाँ पे ये चाहिए था। तो एग्जैक्टली तय करना मुश्किल हो जाता है क्रम को, कि आगे कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है। हाँ, एक लाइन होती है, जैसे मैंने कहा कि सिंगल एक लाइन होती है, एक ही चीज पे सबको नापा जाता। जैसे परीक्षा होती है, एक ही चीज पे नापा जाता है कि भैया पेपर है, जिसके नंबर आएंगे उसके आधार पे हम तय करेंगे। ठीक है, एक पैमाना होता है, रियल नंबरों में एक पैमाना होता है, तो हम बता सकते हैं कि 5 7 से छोटा है, 7 11 से छोटा है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबरों में 2 पैमाने हैं, 2 कौन से? एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और वहां जाके हमारी दिक्कत खड़ी हो जाती है। जैसे ये लीजिए Z, अब यहां देखिए, इसको समझिए कि क्या दिक्कत है, कैसे तय नहीं हो सकता कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। अगर आप Z1 Z2 को देखें और आप कहें कि Z2 बड़ा है, तो नहीं, Z2 का रियल पार्ट बड़ा है लेकिन इमेजिनरी पार्ट छोटा है। विराट कोहली बैटिंग अच्छी करता है, बॉलिंग अच्छी नहीं करता। बुमराह बॉलिंग अच्छी करता है, बैटिंग अच्छी नहीं करता। तो फिर कैसे कंपेयर करोगे? अब Z1 का रियल पार्ट छोटा है Z2 से, लेकिन Z1 का इमेजिनरी पार्ट बड़ा है। तो फिर अब कैसे तय करूं? बुमराह बॉलिंग अच्छी कराते हैं, विराट क्रिकेट बैटिंग अच्छा करते हैं, कैसे कंपेयर हो सकता है? दिक्कत हुई। तो यही बात है, कंपैरिजन, अब कोई कंपैरिजन नहीं होता, तो कॉम्प्लेक्स नंबरों में कंपैरिजन नहीं हो सकता, है ना? तो नो कंपैरिजन। बस सिर्फ इतना बोल दीजिए, विराट कोहली बराबर नहीं है बुमराह के, बस। छोटा नहीं है कोई, ना कोई बड़ा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबरों में बड़े छोटे नहीं होते, कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़े छोटे नहीं होते, बड़े छोटे सिर्फ रियल नंबरों में होते। तो कॉम्प्लेक्स नंबरों में, रियल नंबरों में एक डिफरेंस अब आपके लिए ये क्रिएट हो गया कि रियल नंबरों में क्रम के नियम लागू होते हैं, क्रम के मतलब आगे पीछे के नियम लागू होते हैं। तो ये तुम्हारे आगे है, ये तुम्हारे पीछे है, ये तुम्हारे, है ना, इस तरीके से कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है, ये नियम लागू होते हैं, बड़े छोटे के नियम लागू होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये लागू नहीं होते। कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ 2 ही बातें लागू होती है, या तो बराबर है और या फिर बराबर नहीं है। तो आप बराबर चेक करिए, बराबर तब होगा जब इन दोनों के रियल पार्ट बराबर होंगे, जब इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे।
अगर Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के बराबर है, साथ ही इमेजिनरी पार्ट के बराबर है, तो फिर दोनों बराबर है। और अगर दोनों बराबर नहीं है तो फिर बराबर नहीं है, बात खत्म। बस बराबर है तो बराबर है, बराबर है तो बराबर है, नहीं है तो फिर बराबर नहीं है, बात खत्म। बस यही पैमाना है, दूसरा कोई पैमाना कॉम्प्लेक्स नंबरों में नहीं होता। और सही भी है ना, जैसे भेदभाव नहीं है, और हम तो चाहते हैं भेदभाव ना हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर परफेक्ट सेट है ना। हम भी नहीं चाहते भेदभाव हो। क्रिकेट है, मैं बड़े छोटा क्यों हूँ, क्यों बड़ा छोटा हो कि ये बड़ा प्लेयर, ये छोटा प्लेयर, ये वो, सब बड़े है, सब एक हो, एक समानता हो, या एक समानता। हाँ बस ये कह दो अलग अलग है, बड़ा छोटा का क्यों क्रम सेट करें। तो बराबर नहीं है बुमराह, बराबर नहीं है विराट कोहली, बस बात खत्म। फिर ये नहीं कि ये बड़ा और ये छोटा, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। क्लियर है ये बात, इसे कहते हैं समानता। कॉम्प्लेक्स नंबरों में या तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं या दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, चलो बस इसी के साथ विराम देते हैं, कल आपको नए कंसेप्ट के साथ बात करेंगे। ठीक है, कल हम नए दो आइडियाज को ऐड करेंगे जो कि बम्फर होंगे। एक का नाम होगा मॉडुलस, इसको अच्छे से समझना है, एक होगा आर्ग्यूमेंट। ये दो खिलाड़ी हैं, इनको पकड़ लो तो आपको आपकी लाइफ झिंगा लाला। मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट, ये बहुत 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 सुनने में बहुत आसान लगता है। अरे बहुत सारी चीजें होती है जो आपको सुनने में तो आसान लगती है, लेकिन है ना, जैसे मेहनत है, लोग किसी से आप मिलिए सब कहेंगे मेहनत करो, सच्ची बात भी है, काम भी करता है ये, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि काम करता कैसे, है ना। तो दिक्कत वही है, बहुत सारी चीजें ऐसी है। मॉडुलस है, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट, जिसे पूर्णांक कहते हैं, मापांक और पूर्णांक, ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के आधार है। अगर आपने ये दो आइडियाज पकड़ लिए, अगर आपने मापांक और पूर्णांक को समझ लिया और ये आपके गले उतर गए, तो समझ जाओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया, ये कभी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।